Namaste, Johar, and a very good day to all of you. So here I am back once again. आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों की बात मुख्यतः करने वाले हैं. इससे पहले हम बुनियादी रीडिंग, फोनिक्स वो सब कर चुके हैं. उसके बाद संज्ञा या नाउन्स पे काफ़ी बातचीत हो कर चुके हैं. उसी के साथ साथ वन एंड मैनी, सिंगुलर, प्लूरल, एज वेल एज जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर. ये बातचीत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेन टॉपिक्स. वन, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, एंड टू, वर्ब्स एंड टेंसेस. अगर हिंदी में कहने का प्रयास करूँ तो विशेषण और क्रियापद और काल. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ एडजेक्टिव्स. सो नाउन्स क्या है वो हमारी समझ बनी है. राइट. हम कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ का नाम, एक बहुत ही सरल सी परिभाषा है ये. आप वास्तव में डिक्शनरी में या बड़ी किताबों में देखोगे तो शायद कुछ और जटिल परिभाषा भी मिलेगी, बट अपनी समझ के लिए कई बार जो चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, गांव का, शहर का, कोई भी चीज़, भावना का हम नाम लेते हैं विथ अ नाउन, वी हैव अ नीड टू डिस्क्राइब इट. राइट. जैसे अगर मैंने कहा बॉय और अ गर्ल, क्योंकि हम कस्तूरबा में बात कर रहे हैं, गर्ल, तो कई बार एक ज़रूरत महसूस होती है कि वो लड़की, यस गर्ल, बट कैसी लड़की? टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, स्माइल, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल. उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, उसका कुछ वर्णन हमें कहने की आवश्यकता रहती है. राइट. सपोज इफ आई से, let's look around you in the classroom. Right. So you have a classroom. Classroom is a noun. Yes. एक ऐसा कमरा जहाँ हम विद्यार्थी, छात्राएं या छात्र बैठ के स्कूल में पढ़ाई का काम करते हैं. कैसा क्लासरूम? बिग, स्मॉल, लॉन्ग, हाई, इंटरेस्टिंग और फियर फ्री, जॉयफुल, knowledgeable. What kind of a classroom? Right. So every word that I use to describe a noun, right? So and then noun, right? This is a varnan, right? Or English description. Right? So description of a noun, this word is called adjective. Again, visheshan. Right? Now let's take an example. Let's take many different kinds of examples. Right? As for example, I am going to write, पहले एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ आपको और फिर आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू योर सेल्फ. राइट. ओके, लेट्स टेक अ नाउन विच इज से एलिफेंट. Right. This is a noun and it's a common noun and everybody knows what's an elephant. Okay. Now let's think of what words can we use to describe an elephant. Right. So simple से शुरू करते हैं. Right. Big, बड़ा, small, huge, बड़ा, बहुत बड़ा. Right. Wild, जंगली. राइट. डोमेस्टिकेटेड, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि हाथी को पाल के भी रखे होते हैं. मे बी ग्रे, मे बी ओल्ड, मे बी यंग, मे बी friendly,
और बहुत सारे ऐसे हम शब्द यहाँ लगा सकते हैं, करेक्ट। ईच ऑफ दीज वर्ड्स इज डिस्क्राइबिंग दैट नाउन. व्हाट इज दैट नाउन? एलिफेंट. दैट इज द नाउन, राइट. अब हो सकता है केवल एक ही शब्द नहीं, हो सकता है मैं 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ अ बिग ग्रे एलिफेंट. हो सकता है मैं कहना चाहती हूँ अ वाइल्ड यंग एलिफेंट, right? So then I can use in different ways, whichever way I want to use it, right? Let's take one more example. What example shall we use? Let us use the example of a tree. Again, everybody knows what's a tree? पेड़. सबने देखा है, कोई नई चीज नहीं है ये, खासकर झारखंड में, because we have so many beautiful forests, right? So we have so many beautiful forests. क्या आपको कोई एडजेक्टिव सुनाई दिया इसमें, इस वाक्य में? We have many beautiful forests. क्या इसका एडजेक्टिव एक पेड़ के लिए, can we use it for a tree? Yes, we can. beautiful. A beautiful tree. A green tree. कई बार हम ऐसे भी पेड़ देखते हैं जिसके सारे पत्ते गिर गए हो, करेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज अ बेयर ट्री. BARE बेयर. BEAR नहीं, वो भालू होता है. हम भालू पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे पेड़ की बात कर रहे हैं जिसपे केवल डालियां या टहनियां बची हैं, पत्ते गिर गए हैं, सूखा हुआ या इस तरह का पेड़ जो होता है. और वी कैन से अ लश ट्री. लश, बहुत पत्ते हैं, बहुत टहनियाँ है, हवा चलती है तो पूरा लहराता है. लश ट्री, राइट. इसमें भी हम बिग और स्मॉल तो यूज़ कर ही सकते हैं, बिग ट्री, स्मॉल ट्री, राइट. सो एंड देयर कैन बी मैनी मोर adjectives like this, but this is the way, these are all the adjectives to describe the noun tree. Okay, all right. So let's try now a few examples. I'm going to give you 2 words and you can pause the video and you can write adjectives for those 2 words. Ready? Yes? Okay, great. First noun, classroom. Your noun is classroom, right? Describe a classroom. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अपना ही क्लासरूम का वर्णन हो. आपकी कल्पना का क्लासरूम भी ये हो सकता है, आपका खुद का क्लासरूम भी हो सकता है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो बस इधर उधर देख के वही 4 शब्द लिखूँ, राइट. यू कैन ऑल्सो इमेजिन, कल्पना के चला के आप अपने कोई ऐसे क्लासरूम, आपके मन में कोई होगा, कहीं आपने कोई फिल्म में देखा होगा, कहीं किसी के मुंह सुना होगा, तो जो भी आपने सुना है इधर वो वास्तविक ही वो ज़रूरी नहीं है, राइट. ओके, वन मोर example we are going to use, and that is going to be girl. And third example, cat, right. आपने रियलाइज किया होगा कि आई हैव यूज 3 वेरी सिंपल नाउन्स, कैट, गर्ल, क्लासरूम. पॉज द वीडियो, टेक 30 seconds or 1 minute or 1.5 minute and write down words that you know for these 3. जाहिर सी बात है कि मैं जो विशेषण या एडजेक्टिव यूज़ करूँगी उसका इससे कोई कनेक्शन होना चाहिए ना, राइट. मैं फैट क्लासरूम लिखने को लिख सकती हूँ, पर फैट क्लासरूम मतलब क्या हुआ? क्लासरूम मोटा नहीं होता है ना, बड़ा होता है, राइट. या मैं लिखूँगी गर्ल के लिए फ्लाइंग गर्ल, राइट. तो कोई कहानी में आ सकता है पर कम दिखने को मिलेगा. कैट के लिए अगर मैं लिखूँगी कि जॉयफुल कैट, तो अगेन गलत नहीं है, इंग्लिश गलत नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो भी हम विशेषण यूज़ करें उसका संबंध उस संज्ञा से या उस नाउन से बनता हुआ दिखना चाहिए, राइट.
Okay, so you must have taken the last 30, 40, 50, 60 seconds to complete this exercise, right? विशेषण हम सीखना ज़रूरी क्यों है और विशेषण की हमारी समझ हम कैसे ज़्यादा गहरी कर सकते हैं? विशेषण सीखने के there are couple of reasons. One, because it's part of our syllabus, part of our curriculum. It is something that sometimes is asked in an exam paper. पर ये तो बहुत ही साधारण कारण है, राइट? विशेषण सीखने की ज़रूरत ये है कि विशेषण या एडजेक्टिव के उपयोग से मेरी लिखी हुई या बोली हुई भाषा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, राइट? मेरी बोली हुई भाषा या लिखी हुई भाषा ज़्यादा रुचिकर बनती है, लोगों को सुनने में मज़ा आता है। आपने कोई अच्छी कहानीकार, आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें आप बहुत सारी कहानी की किताबें हैं, तो बिल्कुल जाके आपने पढ़ी होगी। तो वो जब पढ़ते हैं तो अब वो जब पढ़ रहे हैं ना कहानी, तो सोचिए और देखिए कैसे अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है, और उन एडजेक्टिव्स के यूज़ से, उपयोग से मैं एक दृश्य जो मेरे मन में है उसको मैं पढ़ने वाले या सुनने वाले के नज़रों के सामने उतार पा रही हूँ। एग्जाम्पल मैं देती हूँ। I can give you, I suppose if I say night, रात, right? It's a noun, right? If I tell you it was night time, ये भी गलत नहीं है, रात का समय था, राइट? या एक दिन एक रात थी, there was a night 1 month ago, that is not incorrect. But इससे आपके सामने आपको कोई, आपके मन में थोड़ी ये हुआ कि ओह कैसी रात थी क्या, तो आपका मन में कुछ दृश्य नहीं तैयार हो रहा है। लेकिन अगर इसके साथ if I add adjectives to this, as for example, it was a dark, rainy, frightening night. अब मैंने how many adjectives have I added? 3. Dark, rainy and frightening. Now if I say, you know what? It was a dark, rainy and frightening night. अब आपके सामने एक नया चित्र खड़ा हो रहा है। कैसा चित्र? रात तो थी पर कैसी? डार्क, चंदा की कोई रोशनी नहीं थी, हो सकता है अमावस की रात थी। रेनी, बारिश हो रही थी। मैंने कहा रेनी तो आपके मन में और आपकी कल्पना और आगे बढ़ेगी। हो सकता है बादलों पर गड़गड़ाहट हो रही थी, हो सकता है बिजली गिर रही थी, हो सकता है कोई प्राणी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। रेनी नाइट, ऑफ कोर्स पानी गिर रहा था। फ्राइटनिंग मतलब डरावनी। तो हो सकता है रेनी नाइट डरावनी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं ना। मे बी इट वॉज अ रेनी नाइट, इट वॉज रेनिंग, बट हम सब परिवार में बैठे थे, साथ में खाना खा रहे थे, कुछ भुजिया बना था, कुछ जो भी मतलब बना, और हम बड़े गप्पे मार रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये जिस रात का वर्णन है वो फ्राइटनिंग है, डर लगेगी ऐसी। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो गया हो, अंधेरा है, ऑलरेडी मैंने कहा है डार्क, बारिश गिर रही है, गड़गड़ाहट है, कहीं कोई कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं, उसके चीखने की आवाज़ें आ रही है। इट्स फ्राइटनिंग, राइट? सो डिफरेंस क्या है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द डिफरेंस इज दिस। मैंने पहले कहा था केवल नाइट, राइट? अब वो रात कैसी थी उसका वर्णन मैं बता रही हूँ। इट वॉज डार्क, रेनी एंड फ्राइटनिंग। मैं कुछ और भी बता सकती थी। अब पूरा मूड कैसे बदलता है देखिए। मैं कह रही हूँ मूनलिट, चांद की रोशनी से जहाँ छाई हुई थी। मूनलिट, हैप्पी, वार्म,
नाइट, राइट। अभी मैं क्या कह रही हूँ, रात तो वही है, वो शब्द तो वही है, बट वॉट एवर आई चेंज्ड, मून लिट, मून चंदा, लिट लाइट, मतलब चांदनी पूरी रात में छाई हुई थी, हैप्पी खुश थे सब लोग, और वार्म बहुत ठंडा था, बारिश नहीं गिर रही थी, अच्छी सी वार्म वातावरण था। अब सडनली डार्क रेनी फ्राइटनिंग का जो मूड उस वाक्य से जो मूड बना और इस वाक्य से जो मूड बना, दोनों में अंतर है। ये एडजेक्टिव्स का पावर है। आपकी बात में, आपकी लिखी हुई बातों में या बोली हुई बातों में पावर लाना, इंटरेस्ट लाना, रुचि लाना, माहौल बनाना, मूड बनाना, वर्णन लाना, उसका पावर एडजेक्टिव्स के साथ पास है। सो दैट इज़ द बिगर रीज़न व्हाई वी शुड ऑल लर्न एडजेक्टिव्स, राइट। हमारे निबंध में भी वो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी बोलने की, कोई आप में से कई लोग स्पीचेस देते होंगे, यू कैन यूज़ दैट, राइट। एडजेक्टिव्स के साथ एक दो चीज़ें और जुड़ी हैं। अच्छा, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स जाने कैसे? इसका कोई मंत्र है, इसका कोई कीमिया है क्या, कि ऐसा बता दिया, ऐसा कुछ 4 चीज़ रट लिया तो हम सारे अनफॉर्चुनेटली नो। एडजेक्टिव्स अपनी भाषा का विकास, अपनी वोकैब्युलरी, अपने शब्द को, भंडोल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बोलो, ज़्यादा सुनो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा लिखो, यही 4 रास्ते हैं, राइट। जितना ज़्यादा आप, आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज खोल के देखिए कि कितने एडजेक्टिव्स हैं, राइट। और एडजेक्टिव्स के साथ उनके मीनिंग याद रखना ज़रूरी है। तो जितना हम यूज़ करेंगे उतना मीनिंग याद रहेगा। मैं केवल मीनिंग पढ़ूंगी मेरी एग्ज़ाम के पेपर में लिखने के लिए, तो आपको पता है एग्ज़ाम के बाद पेपर गया, मेमोरी भी गई। एडजेक्टिव्स के साथ दो चीज़ और जुड़ी हुई हैं जो आप बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी जान रहे हैं। पहले इसका इंग्लिश नाम बताती हूँ, एंटोनिम्स। प्लीज़ राइट इट इन योर नोटबुक्स, एंड सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स मतलब विरोधी या विपरीत शब्द, और सिनोनिम्स पर्याय, ठीक। ये दोनों नाम तो सुने ही होंगे आपने, कई बार आपके अभी तक के एग्ज़ाम के पेपर में पूछे भी गए होंगे। आपके कोई भी चैप्टर के पीछे देखिएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश, तो ये सारी भाषा के अंग है। इसमें कोई हिंदी के अंग नहीं है और अंग्रेज़ी के हैं और संथाली के नहीं हैं और मराठी के हैं, ऐसा नहीं। अधिकतर भाषाओं में आपको ये चीज़ें मिलेगी, विशेषण मिलेंगे, एडजेक्टिव्स मिलेंगे, संज्ञा मिलेगी और क्रियापद मिलेंगे जो अगला टॉपिक है, और ये मिलेगा। विरोधी शब्द आप जान रहे हैं, जैसे सबसे आसान से आसान, आप लोगों ने, बहुतों ने रोली पोली गीत भी किया होगा वर्ग में। तो हम क्या कहते हैं, रोली पोली अप अप अप, और रोली पोली डाउन डाउन डाउन। तो ये अप और डाउन क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। एक का मतलब और दूसरे का मतलब विपरीत है, करेक्ट। रोली पोली इन इन इन, रोली पोली आउट आउट आउट, बिग बिग बिग, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये सारे विरोधी शब्द हैं, करेक्ट। सो विरोधी शब्द, विरोधी या एंटोनिम्स, इंग्लिश में नाम याद रखिए, स्पेलिंग भी याद रखिए। आप घर पे, गली में, मोहल्ले में जाके बताओगे, ओ टुडे वी लर्न एंटोनिम्स, तो सबको लगेगा आह वाह, ये तो कुछ बहुत नया सीख के आए हैं। सो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सिमिलरली पर्याय, हमारी भाषाओं में इतनी विविधता है, इतनी व्हाट कैन आई से, रिचनेस है, राइट, दैट देयर आर मैनी वेज, डिफरेंट वेज टू से द सेम थिंग, राइट। उन सारे शब्दों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, विरोधी नहीं है, विपरीत नहीं है उसका मीनिंग मोटे मोटे अंश से, एंगल से देखें तो वही एक ही बनता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं टू इलस्ट्रेट टू यू, राइट। तो एंटोनिम का तो सिंपल एग्जाम्पल है, बिग है, बिग एक शब्द लेते हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा, स्मॉल, करेक्ट। अब हम स्मॉल के पर्याय सोचते हैं, राइट।
हिंदी में, मेरी हिंदी आप लोगों को जितनी तो अच्छी नहीं है, पर हिंदी में हम कहेंगे छोटा, सूक्ष्म, मुझे और शब्द नहीं सूझ रहे, बट आई कैन डेफिनेटली शेयर विथ यू इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में हम स्मॉल को क्या कह सकते हैं? टाइनी. ये स्मॉल का पर्याय हुआ, राइट. सिमिलरली बिग. बिग के अगर हम पर्याय ढूंढे तो बिग का पर्याय क्या हो सकता है? लार्ज, ह्यूज, राइट, मैसिव, और भी है, पर अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि देयर वॉज अ बिग वाइल्ड एलिफेंट. मैं कह सकती हूँ देयर वॉज अ ह्यूज वाइल्ड एलिफेंट, देयर वॉज अ मैसिव वाइल्ड एलिफेंट, राइट. सो ये सारी चीज़ों, पर्याय का मतलब है ये बिग के अर्थ को ही दर्शाता हुआ. तो आप लार्ज कहिए, ह्यूज कहिए, मैसिव कहिए, उसका अर्थ बिग से ही जुड़ा हुआ है. एंड द सेम फॉर स्मॉल, टाइनी, मिनिस्क्यूल, दीज आर वर्ड्स विच इंडिकेट स्मॉल. सो इसी तरह से तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एडजेक्टिव्स का एक हिस्सा है. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे मैं पूछ सकती हूँ कि क्लीन, साफ. क्लीन का पर्याय क्या हो, अरे विरोधी क्या होगा? तो हम कह सकते हैं डर्टी, गंदा. साफ, साफ सुथरा, गंदा, राइट. या मॉर्निंग का, ये तो इवनिंग होगा. डे होगा, नाइट है. और ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं. तो मैं सब में तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वर्कशीट्स हैं. और ये जानने के लिए आप बहुत सारे क्रॉसवर्ड पजल करना, अखबारों में आते हैं तो देखिएगा. अगेन, भाषा को जानना है, अपने शब्दों की वर्ड पावर या वोकैब्युलरी को ज़्यादा व्यापक करना है. बोलो, सुनो, लिखो, पढ़ो. 4 के अतिरिक्त कोई फॉर्मूला नहीं है. आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है, एक दूसरे से बात करो. मैंने ये किताब पढ़ी, मेरी दोस्त ने वो किताब पढ़ी, तो हम एक दूसरे के साथ 10 नए शब्दों का एक्सचेंज करेंगे, राइट. हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन शाम को प्रोग्राम रखो ना कि हर हफ्ते में 2 दिन शाम को हम पार्टनर ढूंढेंगे और 4 नए शब्दों का विरोधी और पर्याय पूछेंगे, राइट. तो मुझे भी 4 जानने मिलेंगे और मैं अपनी समझी हुई बात को दूसरे को बता पाऊंगी, राइट. सो दैट्स अबाउट एडजेक्टिव्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स.